से देखो, खास करके हमारी मीडिया नेपाल से रिलेटेड जो न्यूज़ दिखा रही है ना, उसमें यह बोला जा रहा है कि जब नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया ना, तो उसके बाद नेपाल में जो जेनजी जनरेशन के युवा लोग हैं, उन्होंने बोला कि भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमें चलाना है सोशल मीडिया। तो वो सड़कों पे आ गए, सरकार ने गोलियां चलाई और 19 युवा लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद। लेकिन देखो, हमारी मीडिया ना हमेशा की तरह नरेटिव को मैनिपुलेट कर रही है, झूठ बोल रही है। ये इशू नहीं था। नेपाल में ना ऑलरेडी कुछ दिनों से माहौल बन रहा था नेपाल में करप्शन के अगेंस्ट, वहां पे एलिटिज्म के अगेंस्ट। युवा लोगों का आरोप यह था, काफी दिनों से माहौल बन रहा था कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे महंगे महंगे ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं और हर हफ्ते इंटरनेशनल फ्लाइट्स का यूज करते हैं, और यहाँ के जो युवा लोग हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, फेवरेटिज्म है हर जगह, भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है। तो ये सारे आरोप लगाते हुए नेपाल में ना वहां पे युवाओं का गुस्सा उबल रहा था नेपाल की सरकार के अगेंस्ट। तो नेपाल की सरकार ने सोचा, यार ये गुस्सा तो बढ़ता जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे बैन लगा देते हैं ताकि गुस्से को बढ़ने से रोका जाए। ये असल इशू था। तो सोशल मीडिया एप्स पे बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। आग तो मतलब आग के लिए माहौल तो ऑलरेडी तैयार था, लेकिन हमारी मीडिया सही पिक्चर तो दिखा नहीं रही है। जिस हेडलाइन से उन्हें ज्यादा व्यूज मिलते हैं वो वही हेडलाइन दे देते हैं। लेकिन देखो, आपने एक चीज नोटिस की, चलो ये छोड़िए, आपने एक चीज नोटिस की, पहले श्रीलंका 2022 में ना श्रीलंका में सेम इश्यूज थे। करप्शन का इशू था, महंगाई का इशू था, जरूरी वस्तुओं की शॉर्टेज का इशू था। वहां पे जनता का प्रोटेस्ट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ के जाना पड़ा। फिर आइए बांग्लादेश पे, 2024 में बांग्लादेश क्या हुआ, वहां की ना कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि 1971 वार के जो वार वेटरन्स है ना, उनके परिवारों को 30% रिजर्वेशन दिया जाए। यह ऑर्डर था। उसके बाद वहां के युवाओं में गुस्सा भड़क गया शेख हसीना के अगेंस्ट। लोग सड़कों पे आ गए, शेख हसीना को जान बचा के भारत आना पड़ा, जैसे गोटाबाया राजपक्षे को भी श्रीलंका छोड़ के जाना पड़ा था। अब नेपाल में भी युवाओं का प्रोटेस्ट है। इश्यूज ऑलमोस्ट देखो, इश्यूज ना सेम है तीनों देशों में। युवाओं का प्रोटेस्ट करप्शन के अगेंस्ट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी के अगेंस्ट, इन सब चीजों के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट थे। इंडिया में भी देखो फार्म प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट काफी बड़े स्केल का था और अलग अलग वर्गों ने उसमें रोल प्ले किया, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का था। अब कुछ जो एकेडमिशियन है ना, एक्सपर्ट्स हैं, वो साउथ एशिया के प्रोटेस्ट को ना किस लिए जोड़ रहे हैं, युवा लोगों की पॉपुलेशन साउथ एशिया में ज्यादा है, इशू सिमिलर है, एलिटिज्म है काफी ज्यादा। मतलब एलिटिज्म मतलब जो अमीर लोग हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, वो सब कुछ फायदा उठाते हैं, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। आप देख लीजिए, सभी साउथ एशिया में सेम ही हाल है। तो ये जो सारे प्रोटेस्ट है ना, इनमें सिमिलर पैटर्न है, और हमारी मीडिया नहीं चाहती कि ये पैटर्न भारत की जनता को पता लगे। शायद इसी वजह से वो नैरेटिव को घुमा रहे हैं। खैर, आज इश्यूज की बात करें, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों डिटेल्स हैं। सबसे पहला इशू डिस्कस करेंगे, ईरान और इंडिया की जो सिविलाइजेशन है ना, दोनों मिलके वर्ल्ड को एक नया मॉडल दे सकते हैं। फिर डोमेस्टिक स्फीयर इन इंडिया से संबंधित आर्टिकल है, नारी शक्ति पे फोकस है, लेकिन अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं, जैसे टाइम पुअर्टी और डबल जियोपर्डी, पहले भी हमने डिस्कस किया है, डबल बर्डन वाला, सब डिस्कस करेंगे। फिर NIRF की जो रैंकिंग है उस पर राइटर क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ईरान एंड इंडिया, एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड न्यू होराइजन से संबंधित है। अपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंट्रोडक्शन में ना राइटर के द्वारा ये बोला जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना अभी ट्रांजिशन में है, चेंज हो रहा है। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब जो बिगनर हैं वो ये पूछ लेंगे, सर वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर मतलब दुनिया को चलाने का नियम। दुनिया में पावरफुल कौन है, दुनिया को चलाने का नियम कौन बना रहा है, किसकी वर्ल्ड में चलती है, तो ये सारी चीजें आती हैं वर्ल्ड ऑर्डर में। तो अभी ना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? पहले देखो, वर्ल्ड ऑर्डर जो था वेस्टर्न कंट्रीज लेड था। मतलब वर्ल्ड में ना USA और यूरोप,
ये जो थे ये डोमिनेंट प्लेयर्स थे, इनकी चलती थी। आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ बना, सारे इंस्टीट्यूशंस में ना वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस थी, इन्हीं की चलती थी। तो वर्ल्ड ऑर्डर वेस्टर्न कंट्रीज लेड था। जैसे मोहल्ले में एक गुंडा होता है ना जिसकी खूब चलती है, तो आप कह सकते हैं रमेश, मान लीजिए वो गुंडा है, तो आप कह सकते हैं मोहल्ले का जो ऑर्डर है वो रमेश लेड है। समझ गए? लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? 3 पॉइंट्स देते हैं राइटर। सबसे पहले है चैलेंज टू रूल्स। चैलेंज टू रूल्स मतलब इंटरनेशनल लॉज का ना अब खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रहा है। आप एग्जांपल देखिए, किस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, कोई भी यूएन जैसी संस्था रोक नहीं पाई। इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी कम नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज ने इराक में हमला कर दिया 2003 में, लीबिया में हमला कर दिया, 2010 की बात है, लीबिया देश को तबाह कर दिया। ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किया गया। तो मतलब इंटरनेशनल रूल्स का खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रहा है, पहला कारण जो है। दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक वारफेयर। इकोनॉमिक वारफेयर मतलब डब्ल्यूटीओ जैसी जो संस्थाएं हैं ना, ठंडे बस्ते में है। यूएसए खुले आम दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमर्जी से लगा रहा है, कभी इंडिया के अगेंस्ट, कभी चाइना के अगेंस्ट। दूसरे देश भी रिप्लाई कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। सैंक्शंस भी लगा दिए जाते हैं यूएसए के द्वारा अपनी मर्जी से। फिर तीसरा पॉइंट राइटर बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात देखो, अब सब नहीं मानते। वेस्टर्न कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है अब कमजोर पड़ रहा है। इनके जो टूल्स हैं वो अब कमजोर पड़ रहे हैं। टूल्स मतलब जिन हथियारों की सहायता से ये अपनी बातें दूसरे देशों से मनवाते थे, इनके हथियार अब कमजोर पड़ रहे हैं। आप बोलोगे सर इनके हथियार हैं क्या? मैं आपको बताता हूं इनके जो हथियार हैं वो है क्या। सबसे पहला इनका हथियार है फाइनेंशियल सिस्टम। वेस्टर्न कंट्रीज अपनी बात दूसरे देशों से बनवाने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम का सहारा लेते थे। पहले सारा जो ट्रेड है वो देखो डॉलर में हुआ करता था, लेकिन अब दूसरे देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगे हैं। स्विफ्ट पे पहले इनका कंट्रोल हुआ करता था वेस्टर्न कंट्रीज का। स्विफ्ट मतलब एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। एक देश से दूसरे देश में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो उसके लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है स्विफ्ट। लेकिन अब दूसरे देश आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर में कर ही नहीं रहे हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया है, तो वेस्टर्न कंट्रीज की जो पकड़ है फाइनेंशियल सिस्टम पर कमजोर पड़ गई है। इनका यह हथियार कमजोर पड़ गया है। इनका दूसरा हथियार कौन सा कमजोर पड़ा है? टेक्नोलॉजी के ऊपर मोनोपोली। पहले देखो वेस्टर्न कंट्रीज की ना टेक्नोलॉजी के ऊपर मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन आज चाइना, ईरान, इंडिया ये सब अपनी अपनी इंडिजिनस यानी घर में ही देसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कम हुई है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स का नरेटिव। वेस्टर्न कंट्रीज ना बहुत चालू थे, किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगा देते ये बोल के कि यहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ये एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते थे अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अब जब भी वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं ना कि इस देश में फॉर एग्जांपल चाइना में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो कोई वेस्टर्न कंट्रीज को अब उतना सीरियस लेता नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया कंट्रोल। पहले ना वेस्टर्न कंट्रीज का मीडिया के ऊपर काफी कंट्रोल हुआ करता था, जैसे बीबीसी है, न्यूयॉर्क टाइम्स है। लेकिन अब ना अल्टरनेटिव मीडिया चैनल्स काफी सारे आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, तो अब वेस्टर्न कंट्रीज का ना मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा नहीं है। तो ये सारे टूल्स जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज के हाथों में हुआ करते थे अब वो कमजोर पड़ गए हैं। फिर इसके बाद राइटर ना ये बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का तो रोल कम हो गया, लेकिन नए प्लेयर्स कौन हैं? नए प्लेयर हैं ग्लोबल साउथ के। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे सर ग्लोबल साउथ कौन है? ये ग्लोबल साउथ टर्म देखो ज्योग्राफी से ज्यादा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से जुड़ा है। ये देखो डेवलपिंग कंट्रीज या लेस डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है। डेवलपिंग कंट्रीज या फिर लेस डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है ये ग्लोबल साउथ।
इसमें देखो ज्यादातर वो देश आते हैं जो देखो पहले कभी कॉलोनियल रूल के अंडर रहे हैं, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ये कॉलोनियल रूल के अंडर रहे हैं। ये देश अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, ये देश अब अपनी जगह बनाना चाहते हैं वर्ल्ड में। तो ये है ग्लोबल साउथ। समझ गए? तो ज्योग्राफी से ज्यादा पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड है ये वर्ड ग्लोबल साउथ। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है ग्लोबल साउथ अपनी जगह बनाना चाहता है वर्ल्ड में। अब इसमें ना एंशिएंट सिविलाइजेशंस का रोल खास है। एंशिएंट सिविलाइजेशन देखो, जैसे ईरान एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। यानी वो देश जिनकी आइडेंटिटी मॉडर्न बाउंड्रीज से पुरानी है। अब भारत कहने को देखो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन भारत है तो बहुत पुराना ना। हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, हमारा कल्चर हजारों साल पुराना है। उसी प्रकार से ईरान की सिविलाइजेशन भी, पर्शियन सिविलाइजेशन भी काफी पुरानी है। मॉडर्न बाउंड्रीज देश की बाद में आई, लेकिन सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है ना। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, ईरान और इंडिया की जो सिविलाइजेशंस है ना, इन्होंने पास्ट में बहुत ज्यादा रिजिलियंस शो की है। मतलब बुरे वक्त से बहुत बढ़िया ढंग से ये इमर्ज होके आए हैं। जैसे देखो, अगर इन दोनों सिविलाइजेशंस की मुख्य वैल्यूज की बात की जाती है, सबसे पहले है कल्चरल इन्फ्लुएंस। दोनों सिविलाइजेशंस में आप देखोगे, दोनों सिविलाइजेशंस ने हमेशा पीस को वैल्यू दी है, शांति को वैल्यू दी है। जब भी इनके ऊपर हमला हुआ है, तब भी इनका कल्चर इतना स्ट्रोंग रहा कि जिन्होंने हमला किया उन्हीं को इन दोनों सिविलाइजेशन ने प्रभावित किया है। इवन देखो मॉडर्न हिस्ट्री में भी ना आप देखोगे, आजादी के बाद इंडिया ने ना तो यूएसए के कैंप में शामिल होने की घोषणा की, ना ही यूएसएसआर के कैंप में। हालांकि हमारे रिलेशन यूएसएसआर के साथ ज्यादा अच्छे थे, बट इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर रहा। उसी प्रकार से आप ईरान की बात कीजिए। ईरान ने 1950s में ना ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की कोशिश की। बाद में 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। तो ये सारे पॉइंट देके राइटर ये साबित करना चाहते हैं दोनों जो सिविलाइजेशंस हैं ना, वो रिजिलियंट रही हैं, बुरे वक्त से निकली हैं, लेकिन इसकी कीमत भी दोनों सिविलाइजेशंस को चुकानी पड़ी है। ईरान को क्या कॉस्ट चुकानी पड़ी? ईरान पे देखो इकोनॉमिक टेररिज्म हुआ। मतलब बहुत सारे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं यूएसए और यूएसए के अलाई कंट्रीज ने ईरान के ऊपर लगा दिए, क्योंकि ईरान उनके सामने झुका नहीं। सीवियर सैंक्शंस लगाए गए। और इवन ईरान के अगेंस्ट तो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, कोग्निटिव वारफेयर भी हुआ। मतलब ईरान के लोगों की सोच बदलने की कोशिश हुई, लेकिन ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया। इवन इंडिया को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इंडिया झुका नहीं वेस्टर्न कंट्रीज के सामने। जैसे जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो इंडिया के ऊपर कितने सैंक्शंस लगाए गए थे, बहुत ज्यादा। इंडिया को दबाने की कोशिश हुई, बट इंडिया झुका नहीं। तो दोनों देशों ने ना, ईरान ने भी, इंडिया ने भी, अपनी जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो देखो बरकरार रखी है। अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंस है, उसको दोनों देशों ने बरकरार रखा है। अब देखो दोनों देश मिल के ना एक नया ग्लोबल ऑर्डर बना रहे हैं। मतलब ग्लोबल ऑर्डर बनाने में ना दोनों देश बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं। हाउ, कैसे ईरान और इंडिया अब एक बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में। जैसे सबसे पहले देखो, साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड ब्रिक्स मान लीजिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड ब्रिक्स। पहले देखो कोऑपरेशन किसके बीच में होता था? पहले कोऑपरेशन होता था नॉर्थ और साउथ के बीच में। मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन की बात होती थी। अब फोकस किस पे है? अब फोकस है साउथ साउथ कोऑपरेशन पे। मतलब ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो आपस में कोऑपरेट करें, डेवलपिंग कंट्रीज या फिर लेस डेवलप कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें। जैसे ब्रिक्स है, सबसे बढ़िया एग्जांपल साउथ साउथ कोऑपरेशन का ब्रिक्स है। ब्रिक्स जिसमें पहले 5 देश थे, लेकिन अब तो कुछ नए देश भी शामिल हो गए हैं। तो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अब काफी स्ट्रॉन्ग बन के उभरी है। और ब्रिक्स का रोल क्या है? ब्रिक्स का तो एम ही ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, डी डॉलराइजेशन प्रमोट करना, जिससे ट्रंप चिढ़ते हैं कि
डॉलर के बजाय अल्टरनेटिव करेंसीज को प्रमोट करना, ये ब्रिक्स का एम है। इसके अलावा जैसे आईएमएफ जैसे संस्थान है, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान है, इनका अल्टरनेटिव डेवलप करना, ये भी ब्रिक्स का एम है। ताकि देखो ये वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगा देते हैं ना, उन सैंक्शंस का असर कम से कम हो। तो ये मैकेनिज्म 1 है अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आप मैप में देखिए, ये जो कॉरिडोर है ना, लाल वाला, मुंबई से ईरान का बंदरअब्बास पोर्ट, और फिर यहां से सामान जाता है सेंट्रल एशिया में और फाइनली रशिया में। अब ये जो कॉरिडोर है ना, ये जो पुराना ट्रेडिशनल रूट है ना, ये वाला स्वेज कैनल वाला, इसको बाईपास करता है। स्वेज कैनल वाला रूट लंबा है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाला जो रूट है छोटा है। समझ गए? तो राइटर तो बल्कि ये भी बोलते हैं, ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, लाल वाला, ये सिर्फ इकोनॉमिक रूट नहीं है, ये सिविलाइजेशनल ब्रिज है। ये यूरेशिया को कनेक्ट करता है आपस में। ये जो कॉरिडोर है ना, ये वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी ला सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट है कोऑपरेशन का, मैकेनिज्म नंबर 2। फिर तीसरा, पैलेस्टीन इशू। क्या है पैलेस्टीन इशू? ऑथर कहते हैं देखो यहां पे ना वेस्टर्न कंट्रीज का दोगलापन जो है ना सबसे ज्यादा दिखता है। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात करेंगे, लिबर्टी की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, लेकिन पैलेस्टीन के इशू को लेके क्यों चुप हो जाते हैं? राइटर तो देखो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इसी लेंस से देखते हैं। राइटर बोलते हैं देखो ईरान को ना पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का अधिकार है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ईरान को रोक रही हैं। ये एक प्रकार से सिंबल है कि ग्लोबल साउथ को डेवलपमेंट का अधिकार है, बट ग्लोबल साउथ को वेस्टर्न कंट्रीज आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। इसी वजह से ईरान को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स राइटर बोलते हैं। फिर देखो स्पेशली यूएसए इंटरवेंशंस की बात की जाती है कि यूएसए ने पास्ट में आप देखो कितनी बार दूसरे देशों में इंटरवेंशन किया। आज रशिया को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है यूएसए, लेकिन खुद यूएसए ने कितनी बार दूसरे देशों में इंटरवेंशन किया है, आप ये देखिए। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले वेस्ट एशिया। आप वेस्ट एशिया में देखिए, यूएसए ने ना वेस्टर्न एशिया में ना सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी फैलाई है। इजराइल को सपोर्ट करके यूएसए ने और ज्यादा इंस्टेबिलिटी वेस्टर्न एशिया में फैलाई है। राइटर ईरान के पड़ोसी देशों की बात करते हैं, इराक, सीरिया, येमेन, लेबनान, सब में इंस्टेबिलिटी किसने फैलाई? इन्होंने फैलाई, यूएसए और यूएसए के अलाई कंट्रीज ने। सब जगहों पे जितने भी ये पड़ोसी देश है ना ईरान के, चाहे वो इराक है, सीरिया है, सब में एक्सटर्नल इंटरवेंशन हुआ। मतलब यूएस और यूएस के अलाई कंट्रीज ने इन देशों में इंटरवेंशन किया, बाहर से इंटरफेयर किया, और ये जो देश थे वो इंस्टेबिलिटी के रास्ते पर चल पड़े। ईरान ये कहता है कि देखो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो, चाहे यूक्रेन हो या फिर चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे ईरान हो। डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए कि यूक्रेन पे हमला हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज आवाज उठा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वो कुछ मानते ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, साउथ एशिया। राइटर बोलते हैं यूएसए ने बल्कि देखो टेरर ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो उस समय पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन क्रिएट किए थे यूएस ने, जो बाद में आगे जाके देखो तालिबान बनते हैं। तो तालिबान को किसने क्रिएट किया? यूएसए ने क्रिएट किया। किसने क्रिएट किया? यूएसए ने। और यूएसए देखो अपना नैरेटिव यूज करता है, जैसे वार ऑन टेरर है, मतलब तालिबान को किसने बनाया? यूएसए ने बनाया। बाद में देखो तालिबान ने अल कायदा को सपोर्ट किया और अल कायदा ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ तो यूएसए ने बोला कि हम वार ऑन टेरर स्टार्ट कर रहे हैं। वार ऑन टेरर के नाम पे अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से हटा दिया। लेकिन देखो ये सब अपने इंटरेस्ट के लिए था,
वास्तव में यूएसए का कोई इंटरेस्ट नहीं था वार ऑन टेरर में। अगर इंटरेस्ट होता वार ऑन टेरर में तो 2021 में वो तालिबान को फिर से सत्ता में बिठा के चले नहीं जाते। जब यूएसए का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो 2021 में वो तालिबान को फिर से सत्ता में बिठा के चले गए। क्या हुआ उनके वार ऑन टेरर का, जो वो बोलते थे तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन जाते जाते तो वो तालिबान को फिर से सत्ता में बिठा के चले गए। तो लास्ट में ना कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, ईरान और इंडिया दोनों देश मिलके ना एक नया मॉडल दे सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। ये ऑर्डर डोमिनेशन पे आधारित नहीं होगा जैसे अभी वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल है जो डोमिनेशन पे आधारित है। नहीं, ईरान और इंडिया का मॉडल होगा पार्टिसिपेशन पे आधारित। ईरान इंडिया का मॉडल सुप्रियोरिटी पे आधारित नहीं होगा जैसे यूएसए अपनी सुप्रियोरिटी साबित करने की कोशिश करता है, दूसरे देशों पे दबदबा स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। नहीं, इंडिया ईरान का जो मॉडल है वो इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी पे सबसे ज्यादा फोकस होगा ईरान और इंडिया के मॉडल पर। तो ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर अब ईरान और इंडिया दोनों मिलके बना सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नए भारत में यानी न्यू इंडिया में डोमेस्टिक स्फीयर से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आर्टिकल के टाइटल में एक वर्ड है डोमेस्टिक स्फीयर। अगर यूपीएससी भी डोमेस्टिक स्फीयर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको पता तो होना चाहिए डोमेस्टिक स्फीयर मतलब क्या। डोमेस्टिक स्फीयर मतलब घर का एरिया, परिवार के अंदर की दुनिया। यहां पर देखो महिलाओं का जो रोल है वो ट्रेडिशनल तरीके से डिफाइन किया जाता है कि महिलाओं का रोल है केयर गिवर का, घर संभालना, केयर देना और घर का जो डोमेस्टिक वर्क है वो संभालना। तो इस प्रकार से महिलाओं का जो रोल है वो डिफाइन किया जाता है डोमेस्टिक स्फीयर में। सरकार देखो वैसे तो हमेशा नारी शक्ति की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। उनका ये कहना है कि हम जिस डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं ना वो वुमेन लेड डेवलपमेंट है, यानी महिलाओं के द्वारा डेवलपमेंट को लीड किया जा रहा है। अब देखो ये सब बातें ना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप एक कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। अगस्त 2025 में ना आरएसएस के चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट था कि सिविलाइजेशन को बचाने के लिए ना परिवार में 3 बच्चे होने जरूरी हैं। अब देखो आंसर में किसी का नाम तो ऐसे दे नहीं सकते, अपने को पता नहीं एग्जामिनर किस सोच के पर्सन है, कौन सी आइडियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। तो हम तो हमेशा न्यूट्रली खेलेंगे आंसर्स में। मतलब हम यूँ बोलेंगे कि समटाइम्स इट इज सेड दैट सिविलाइजेशन बचाने के लिए 3 या फिर उससे ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। किसी भी धर्म के पर्सन के द्वारा कई बार ये बातें की जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा। तो दिक्कत ये है जब ये बातें की जाती हैं कि सिविलाइजेशन को बचाना है, कल्चर को बचाना है, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करो, महिलाओं की चॉइस कहाँ पे है? क्या महिलाओं से किसी ने पूछा कि कितने बच्चे करने हैं, कितने बच्चे नहीं करने हैं? मतलब ऑथर ये कहती हैं कि सिविलाइजेशन बचाने से पहले ना परिवार को बचाने की बात होनी चाहिए और परिवार के अंदर महिला को बचाने की बात होनी चाहिए। समझ गए? तो ये डिफरेंस है। फिर ना डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित बात राइटर के द्वारा की जाती है। आप डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित आंकड़ा देखिए, आपको ना बहुत ज्यादा हैरानी होगी। राइटर कहते हैं पहले आप ना थोड़ा डेटा देखिए जिसको आप आंसर में यूज कर सकते हो। सबसे पहले डेटा दिया जाता है डाउरी डेथ से संबंधित, दहेज की वजह से जो डेथ्स हुई 2017 से लेके 22 के बीच में ना एवरेज के तौर पर हर साल दहेज की वजह से 7,000 महिलाओं की डेथ हुई, टोटल 35,000 डेथ। ये वो महिलाएं हैं जिनको दहेज के कारण या तो जला दिया गया या मार दिया गया। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, मतलब आप सोच के देखो हर एक महिला की अलग स्टोरी, क्या क्या यातनाएं उस महिला ने झेली। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा दिया जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इस सर्वे का डेटा ये कहता है 30% महिलाओं ने ये माना कि उनके हस्बैंड ने ना उनके ऊपर कभी ना कभी वायलेंस किया है, लेकिन कंप्लेंट की सिर्फ 14% महिलाओं ने। सोच के देखो ये गैप कितना बड़ा है, रिपोर्टिंग वैसे ही इतनी कम होती है। फिर टोटल क्राइम की अगर बात करें, जितने भी क्राइम वुमेन के अगेंस्ट रजिस्टर होते हैं ना
जितने भी क्राइम वुमेन के अगेंस्ट रजिस्टर होते हैं उसमें से 1/3 डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित होते हैं। समझ गए? आर्टिकल ये कहता है कि देखो, कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ना इंटर कम्युनिटी रिलेशंस पे बहुत बोलते हैं। जैसे देखो, लव जिहाद का इशू है, दो धर्मों के लोगों के बीच में शादी है, इन सब इश्यूज पे कुछ लीडर्स बहुत बोलते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस पे नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बोलेंगे तो ट्रेडिशनल फैमिली का जो स्ट्रक्चर है इस पे सवाल उठेंगे, इसलिए वो डोमेस्टिक वायलेंस पे नहीं बोलते। लेकिन आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखिए, आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखोगे ना, जब हिंदू कोड बिल आया था 1950s में, हिंदू कोड बिल, तो उस समय अंबेडकर ने आवाज उठाई थी। अंबेडकर ने यह बोला था, ये जो बिल है ना, ये महिलाओं को डाइवोर्स का अधिकार देता है, महिलाओं को डाइवोर्स का अधिकार देता है। इसके अलावा हिंदू कोड बिल शादी के लिए कास्ट की रिक्वायरमेंट को खत्म करता है, मैरिज के लिए कास्ट की रिक्वायरमेंट को खत्म किया जाता है इस हिंदू कोड बिल के द्वारा। लेकिन उस समय हिंदू कोड बिल का ट्रेडिशनल फोर्सेस ने विरोध किया था। उन्होंने ये बोला कि ये हिंदू आइडियोलॉजी का डिमोलिशन है, और आज भी देखो कुछ लोगों में वही माइंडसेट जो है वो दिखता है। राइटर बोलते हैं आज भी कई बार आप देखोगे, करंट लीगल डिबेट्स आप देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जो कानून है ना, इसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है, ये बोल के कि इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इवन जो मैरिटल रेप है, जब देखो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की मांग उठी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करेंगे तो ये इंडियन कल्चर के अगेंस्ट होगा, क्योंकि इससे ना, इसकी वजह से ना, जो मैरिज एक पवित्र इंस्टीट्यूशन है, मैरिज पवित्र इंस्टीट्यूशन ये खत्म हो जाएगा, मैरिज को नुकसान पहुंचेगा, तलाक काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये इन दो मुद्दों पे सरकार का जो स्टैंड है, इससे पता लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में ना कल्चर और ट्रेडिशन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कल्चर और ट्रेडिशन दोनों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय के इंडिविजुअल राइट्स। और महिलाओं को तो एडजस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप एडजस्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं, ये सारे पॉइंट्स स्लाइड में हैं, जितने भी हैं, मैं थोड़ा बस लिख के आपको समझा देता हूं। अब जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट है, केयर गिविंग वाला पॉइंट है, ये इन सब के नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। केयर गिविंग वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो ना, दो तरह के काम होते हैं, एक है पेड वर्क और दूसरा है अनपेड वर्क। पेड वर्क एंड अनपेड वर्क। पेड वर्क कौन सा होता है? पेड वर्क वो सीधा सीधा जिसके लिए पैसा मिलता है, जैसे अभी मैं काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, ये पेड वर्क है। इसके अलावा अनपेड वर्क कौन सा होता है? अनपेड वर्क मतलब वो काम जिसका पैसा नहीं मिलता, जैसे महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, बुजुर्गों की केयर करती हैं, इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, वो क्या है? वो अनपेड वर्क है। तो अब देखो हमारे देश में ना 75% जो मैन है ना, वो पेड वर्क में है, वो एवरेज के तौर पे 8 घंटे काम करते हैं, जबकि सिर्फ 25% महिलाएं ऐसी हैं जो एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो पेड वर्क में हैं, और वो एवरेज के तौर पे 5 घंटे काम करती हैं। अब अनपेड वर्क की बात करें, जिसके लिए पैसा नहीं मिलता, जैसे डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, वुमेन जो हैं 93% महिलाएं ऐसी हैं जो अनपेड वर्क करती हैं। 93% महिलाएं वो दिन में एवरेज 7 घंटे जो हैं वो अनपेड वर्क में बिताती हैं। मैन की बात करें, देखो 70% मैन ऐसे हैं जो अनपेड वर्क बिल्कुल नहीं करते, घर में बिल्कुल काम नहीं करते, और जो 30% मैन घर का थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, अनपेड वर्क कर देते हैं, वो सिर्फ 1.5 घंटे का काम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो देख लीजिए गैप कितना बड़ा है। मतलब इसे राइटर नाम देते हैं टाइम पुवर्टी। टाइम पुवर्टी मतलब महिलाएं ज्यादा काम करती हैं पुरुषों के अपेक्षाकृत, ज्यादा काम करती हैं, तो लेकिन फिर भी उनको पैसे नहीं मिलते उस काम के लिए, और ना ही उन्हें लीजर का समय मिलता है। लीजर मतलब आराम करने का उन्हें समय मिलता है,
एंटरटेनमेंट का उन्हें समय मिलता है। तो इस कंसेप्ट का नाम है टाइम पुवर्टी। महिलाएं जो है वो टाइम पुवर्टी से सफर करती हैं। और इसमें देखो, इसमें ना कास्ट एंगल भी है। राइटर बोलते हैं देखो, जो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं ना, उनके ऊपर बल्कि बर्डन और भी ज़्यादा है। उनके ऊपर बर्डन कैसे ज़्यादा है? जो SC/ST कमिटी की महिलाएं हैं, उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है काम करने के लिए, और घर वापस आके घर का काम भी करना पड़ता है, तो उन्हें डबल काम करना पड़ता है। इस कंसेप्ट को नाम देते हैं राइटर डबल बर्डन। मतलब राइटर नहीं देते, ये तो पूरा कंसेप्ट है, फेमस है डबल बर्डन, कि वो महिलाएं जो बाहर काम करती हैं उन्हें वापस आके घर का भी काम करना पड़ता है, तो उनके ऊपर डबल बर्डन पड़ता है। फिर इसके बाद में कंसेप्ट आता है हमारे समाज में ना, बल्कि इनइक्वालिटी को, इस जेंडर इनइक्वालिटी को ना ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे टाइम यूज सर्वे का जब ये डेटा आया ना, जो मैंने आपको बताया कि अनपेड वर्क कितना ज्यादा करती हैं महिलाएं, तो उस डेटा में ना थोड़ा बहुत काम जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना, कि 30% मैन सिर्फ 1.5 घंटे के लिए घर का काम करते हैं, इस चीज को बल्कि ज्यादा हाईलाइट किया गया। इस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया गया। गैप जो है उसे हाईलाइट नहीं किया गया पीआईबी में। इवन देखो, आप एक चीज नोटिस करोगे, जो ये आशा वर्कर्स हैं ना, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, इनको भी ना वॉलंटियर बोल दिया जाता है। कई बार इनके नाम में ना वर्कर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, आशा वॉलंटियर बोल दिया जाता है। सरकारी कागजों में आप देखोगे वॉलंटियर वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वर्कर का नहीं होता। जैसे देखो, केयर तो महिलाओं का नेचुरल टास्क है, नेचुरल काम महिलाओं का केयर देना ही है, तो ये बाहर जाके काम कर रही हैं तो वो वॉलंटियर कर रही हैं, जबकि वर्कर वर्ड यहां पे यूज होना चाहिए। और देखो, महिलाएं जब काम नहीं करती ना, इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। क्या इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस होते हैं? देखो, सबसे पहले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। अगर देखो महिलाओं को अनपेड वर्क का पैसा मिले ना, तो फिर ये इंडिया की जीडीपी का 7% होगा, लगभग 22.5 लाख करोड़ होगा, अगर महिलाओं के काम को जीडीपी में शामिल किया जाए। अनपेड वर्क की हम बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर। सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक वर्कर को ना नेक्स्ट डे काम पर जाने के लिए रेडी होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता? एक वर्कर को अगले दिन ऑफिस में जाने के लिए रेडी होना पड़ता है, तो उनके लिए खाना बनाना, साफ कपड़े तैयार करना, ये काम कौन करता है? ये काम करती हैं महिलाएं। पुरुष बाहर जाता है, महिलाएं उनके लिए खाना बनाती हैं, उनके कपड़े प्रेस वगैरह करना, धोना। अब ये काम ना महिलाएं करती हैं फ्री में करती हैं महिलाएं ये काम, इसलिए ना कंपनी को वर्कर को सैलरी कम देनी पड़ती है। अगर पुरुष ये काम बाहर से करवाएं मार्केट रेट पे, तो काफी खर्चा आएगा, तो कंपनीज को वर्कर्स की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, ये कैपिटलिज्म का माइंडसेट होता है। बल्कि कैपिटलिज्म में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, वो काम करवाते हैं वर्कर्स से, और वर्कर्स से जब वो काम करवाते हैं ना, तो इसकी कीमत उन पुरुष वर्कर्स की जो वाइफ्स है ना, वो भी चुकाती हैं, लेकिन उसके लिए उन वाइफ्स को पैसा नहीं मिलता। समझे पूरा कंसेप्ट? कि वर्कर बाहर जाता है काम करने के लिए फैक्ट्री में, लेकिन वर्कर बाहर जाए, उनके कपड़े प्रेस करना, उनके लिए खाना बनाना, ये सब काम भी तो शामिल है ना, तभी तो वो वर्कर अगले दिन काम पे जा सकेगा। लेकिन इसके लिए वर्कर वो काम अगर मार्केट रेट पे बाहर से करवाएगा तो पैसा देना पड़ेगा, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी कंपनीज को। लेकिन ना, वो काम फ्री में महिलाएं घर में कर देती हैं। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है ना, बल्कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, कैपिटलिज्म की आग में ना घी डालने का काम करता है। ये महिलाओं का इनविजिबल वर्क है जो लेबर कॉस्ट को कम कर देता है, और इससे कैपिटलिज्म वाले सिस्टम को फायदा होता है। इसे बोलते हैं सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर। अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। वे फॉरवर्ड में राइटर कुछ सजेशन देते हैं, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। सबसे पहले, वायलेंस को एलिमिनेट करो। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, सरकार इस पे स्ट्रिक्ट रहे, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दूसरा है इक्वल वर्क राइट्स, महिलाओं को प्राइमरी वर्कर माना जाए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला कंसेप्ट स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होना चाहिए, और अनपेड वर्क के लिए पैसा मिलना चाहिए महिलाओं को।
मतलब स्टेट जो है केयर इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्टेट केयर इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करे। जैसे देखो हमारे घरों में एल्डर्स की देखभाल है, बच्चों की देखभाल है, तो ना इसके लिए समाज में ज़्यादा से ज़्यादा एल्डर सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर ये सरकार डेवलप करे ताकि महिलाएं वर्कफोर्स ज्वाइन कर सकें। फिर देखो नेक्स्ट बात राइटर बोलते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश के कल्चर में ना शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर कंसेप्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए कि बच्चे पालना, घर को संभालना, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, पुरुषों की भी है। फिर पांचवा है जस्टिस फॉर स्कीम वर्कर्स। जो मैंने आपको बोला जैसे आशा वॉलंटियर है, उनको वर्कर माना जाए, उनको सिर्फ वॉलंटियर नहीं माना जाए और उनको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। तो ये 5 सजेशन राइटर अपनी तरफ से देते हैं। तो ये डोमेस्टिक स्फीयर का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो NIRF रैंकिंग्स के बारे में है। हाल ही में 2025 के लिए ये NIRF जो रैंकिंग्स हैं वो रिलीज हुई। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस तो यूपीएससी नहीं पूछती है किसकी रैंक फर्स्ट आई, कौन सी कैटेगरी में किसकी रैंक सेकंड आई, इंजीनियरिंग में किसने टॉप किया, मैनेजमेंट में किसने टॉप किया। ऑलमोस्ट टॉप कॉलेजेस तो वही हैं जो पिछले साल थे। देखो IIT मद्रास 2024 में भी टॉप पे था, इंजीनियरिंग में 2025 में भी, मैनेजमेंट में भी सेम कॉलेज ने टॉप किया, यूनिवर्सिटी में भी सेम यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। तो ये रैंकिंग वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये NIRF रैंकिंग है क्या। NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। हमारे देश में जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में। कब लॉन्च हुआ था, 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और पहली रैंकिंग दी गई थी अगले साल यानी 2016 में। क्यों बनाया गया, देखो बनाने का मकसद ये था अलग अलग जो कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं ना उनके बीच में कंपटीशन की भावना जनरेट करना, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ताकि कॉलेजेस जो हैं वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकें रैंकिंग के आधार पे, और स्टूडेंट्स को भी डिसीजन लेने में आसानी हो कि कौन सा इंस्टीट्यूट का रैंक अच्छा है, उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे मकसद थे इस फ्रेमवर्क को बनाने के। और पैरामीटर्स क्या है रैंकिंग देने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को, पैरामीटर्स देखो ये सब हैं। जैसे सबसे पहले है TLR यानी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज मतलब यहां फैकल्टी की स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज, लाइब्रेरी ये सब देखी जाती है। इस पैरामीटर को वेटेज दिया जाता है 30%। दूसरा पैरामीटर क्या है, RP। RP मतलब रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कितने रिसर्च पेपर्स किसी इंस्टीट्यूट से पब्लिश हुए, पेटेंट्स कितने हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं और इस पैरामीटर को वेटेज दिया जाता है 30%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। फिर तीसरे नंबर पे है ग्रेजुएशन आउटकम। ग्रेजुएशन आउटकम मतलब कितने स्टूडेंट पास हुए, कितनों को प्लेसमेंट मिली, कितने हायर स्टडी के लिए गए, ये सब ये ग्रेजुएशनल आउटकम है। मतलब जो स्टूडेंट पास आउट हुए उनका आउटकम क्या निकला, इस पैरामीटर को 20% वेटेज दिया जाता है। फिर चौथा पैरामीटर है आउटरीच इंक्लूसिविटी, मतलब डाइवर्सिटी कितनी है कॉलेज में, SC ST OBC अलग अलग कम्युनिटीज के कितने स्टूडेंट्स हैं, वुमेन स्टूडेंट कितने हैं, ये सब देखा जाता है आउटरीच इंक्लूसिविटी में। इसका वेटेज है 10%। और 5वें नंबर पे है पीयर परसेप्शन। पीयर परसेप्शन मतलब दूसरे एकेडमिक्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सोच रखते हैं, ब्रांड वैल्यू कैसे है, इस पैरामीटर को 10% वेटेज दिया जाता है। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे NIRF की जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है। आर्टिकल कहता है कि देखो 2016 में तो सिर्फ 3500 इंस्टीट्यूट्स ने इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट किया था और 2025 आते आते 14,000 इंस्टीट्यूट्स ने इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट किया है। पहले रैंकिंग दी जाती थी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ 4 कैटेगरीज में, अब तो 17 कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है। देखो रैंकिंग फ्रेमवर्क तो काफी बड़ा हो गया है, लेकिन क्या अच्छा काम कर रहा है ये रैंकिंग फ्रेमवर्क, फायदा हो रहा है? आंसर है नो, फायदा नहीं हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं, इशू बताता हूं मैं आपको एक एक करके। सबसे पहले पीयर परसेप्शन,
ये 5वें नंबर का क्राइटेरिया था ना, पीयर परसेप्शन, जिसको 10% वेटेज दी जाती है। अब सोच के देखो, इस पैरामीटर में ना एक्सपर्ट्स और कंपनी से पूछा जाता है कि आप इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सोचते हो, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। अब ये पैरामीटर तो देखो हाईली सब्जेक्टिव है। सोच के देखो, एक तरफ आईआईटी दिल्ली है और दूसरी तरफ है एक रिमोट राज्य की कोई स्टेट यूनिवर्सिटी। अब हो सकता है रिमोट राज्य की स्टेट यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, लेकिन ब्रांड वैल्यू तो ऑलरेडी आईआईटी दिल्ली की बहुत ज्यादा है ना। तो किसी से भी आप पूछोगे वो आईआईटी दिल्ली को ही बताएगा बढ़िया, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है उसका नाम वो नहीं लेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आईआईटी दिल्ली की ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो सब इसी का नाम लेंगे। तो पीयर परसेप्शन, इस पर तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद शक जताया था कि इसका रिव्यू करना जरूरी है। पीयर परसेप्शन एक फ्रॉड पैरामीटर है। दूसरी प्रॉब्लम है डेटा इंटीग्रिटी की। डेटा इंटीग्रिटी मतलब कि एनआईआरएफ में अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स डेटा देते हैं ना, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है। कॉलेज अपना डेटा खुद सबमिट करते हैं। राइटर कहते हैं कि देखो, वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्ट्रोंग नहीं है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपना डेटा दे तो दिया, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया जाता। इंस्टीट्यूट्स डेटा को मैनिपुलेट करते हैं अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए। अगर देखो गलत डेटा देने वाले इंस्टीट्यूट पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर रैंकिंग की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? इंक्लूसिविटी का धोखा। मतलब ये देखो, आउटरीच इंक्लूसिविटी 10% वेटेज थी ना इस क्राइटेरिया को, कि इंस्टीट्यूट में एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स कितने हैं, वुमेन स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सब चीजें देखा जाता है। आर्टिकल कहता है कि ना डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या फिर जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके डेटा को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। ज़्यादा फोकस किया जाता है जेंडर इक्वलिटी पे, वुमेन स्टूडेंट्स हैं क्या नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब समझ गए? और टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में हर बार जेएनयू वगैरह का नाम आता है और बाकी इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं आता है। तो थोड़ा ना ब्रोडन किया जाए इस आउटरीच इंक्लूसिविटी क्राइटेरिया को, और अच्छे से डिफाइन करने की आवश्यकता है। सिर्फ वुमेन स्टूडेंट्स पे फोकस ना किया जाए, बाकी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स पे भी फोकस किया जाए। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट लेवल पे क्या क्या इशू है, मतलब पैरामीटर के लेवल पे। अब राइटर बोलते हैं इवन देखो फैकल्टी के लेवल पे भी बहुत सारे इशू हैं। फैकल्टी के लेवल पे क्या इशू हैं? सबसे पहले फैकल्टी रिजर्वेशन। फैकल्टी रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखो, वैसे तो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज की फैकल्टी पोजीशंस के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है, लेकिन होता क्या है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज की जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी रहती हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं होती। राइटर बोलते हैं फैकल्टी डाइवर्सिटी अगर होना कॉलेज में तो स्टूडेंट को भी ना रोल मॉडल मिलते हैं और रिसर्च पर्सपेक्टिव भी ब्रॉड होता है। तो एनआईआरएफ को ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंसीडर करना चाहिए कि फैकल्टी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है फैकल्टी पोस्ट में, वो इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी कॉलेज में, ये चीज भी कंसीडर करनी चाहिए। दूसरा, रैंकिंग जो दी जाती है ना एनआईआरएफ की, ये देखो एक रिचुअल बन गया है। बस हर साल रैंकिंग आती है, अलग अलग कॉलेज खुश हो जाते हैं जिनकी टॉप में रैंक आती है, लेकिन जिनकी रैंक नीचे है उनको सरकार ने कितना सपोर्ट प्रोवाइड किया रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, या फिर उन कॉलेजेस ने क्या स्टेप्स लिए अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। समझ गए? मतलब आप आज के समय में देखोगे टॉप 100 कॉलेजेस के बाद ना, टॉप 100 कॉलेजेस के बाद आपको फैकल्टीज में ना पीएचडी क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं मिलेगी। रिसर्च में जबरदस्त क्राइसिस हैं। 58% मैनेजमेंट संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने 0 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। 0। वो सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं, नॉलेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो ये दिक्कत है फैकल्टी के लेवल पे भी। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर क्या बोलते हैं? कंक्लूजन में मेनली 4 सजेशन दिए जाते हैं। सबसे पहला सजेशन ये है, फॉल्स जो डेटा है ना उसको स्टॉप किया जाए, डेटा की इंटीग्रिटी चेक होनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूट गलत डेटा दिया जाए उस पर एक्शन लिया जाए। फिर है पैरामीटर्स को फिक्स किया जाए, जो
सब्जेक्टिव पैरामीटर्स है ना, उनको एड्रेस किया जाए। पैरामीटर्स सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, जैसे पीयर परसेप्शन है। फिर है आउटरीच इंक्लूसिविटी, इसका वेटेज बढ़ना चाहिए। फैकल्टी रिजर्वेशन भी इंप्लीमेंट होना जरूरी है। फिर NIRF को ना पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए सरकार के द्वारा, वो इंस्टीट्यूट्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और एक ना मेंटरशिप मॉडल होना चाहिए। मेंटरशिप मॉडल मतलब जो अच्छे कॉलेजेस हैं ना, जैसे IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, इनको ना बोला जाए कि आप नए इमर्जिंग इंस्टीट्यूट्स को गाइड कीजिए, नए इमर्जिंग इंस्टीट्यूट्स को आप गाइड कीजिए, मेंटरशिप प्रोवाइड कीजिए, ऐसा मॉडल होना चाहिए। तो ये 5 सजेशंस राइटर देते हैं वे फॉरवर्ड में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।